नमस्कार साथियों, मैं प्रभु दयाल हंस प्रवक्ता हिंदी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। प्यारे साथियों, कक्षा 10वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का गद्य खंड पढ़ रहे हैं। इस गद्य खंड का प्रथम अध्याय है नेताजी का चश्मा, जिसे लिखा है प्रसिद्ध कथाकार स्वयं प्रकाश जी ने। प्यारे साथियों, इसकी पहली कड़ी हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। उस वीडियो में स्वयं प्रकाश जी का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं इत्यादि के बारे में हम जानकारी दे चुके हैं और ये भी बता चुके हैं नेताजी का चश्मा जो पाठ का शीर्षक रखा गया है, इसमें नेताजी से तात्पर्य नेताजी सुभाष चंद्र बोस से है। उनकी कस्बे में एक मूर्ति लगाई गई, संगमरमर की मूर्ति, और बड़ी लापरवाही से उसे लगा दिया गया। कस्बे के मुख्य चौराहे पर वह 2 फुट की मूर्ति रखी गई। उसमें एक शब्द आया बस्ट। बस्ट से तात्पर्य है कि एक ऐसी मूर्ति जिसका सिर, जिसके कंधे और छाती ये दिखाई दे, उसे बस्ट कहा जाता है। तो वह बस्ट बना दिया गया। संगमरमर का किसी कारणवश उस पर चश्मा नहीं लग पाया, या लगा होगा तो टूट गया होगा। तो उस मूर्ति पर एक असली का चश्मा, जैसा हम चश्मा पहनते हैं, इस तरह का चश्मा लगाया जाता था। और उसे देखकर जो इस कहानी के एक पात्र हैं हालदार साहब, उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है और बड़ी खुशी भी होती है कि हमारे देश में देशभक्ति बची हुई है। उन्हें यह लगता है कि यदि हमारे देश के नागरिकों को यह लगता है कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा होना चाहिए, संगमरमर का उपलब्ध ना होने के कारण या ना बनाए जाने के कारण जो अभाव था, उसे असली का चश्मा लगाकर दूर किया गया। तो प्यारे साथियों, अब यहाँ से आगे पढ़ते हैं किस तरह का घटनाक्रम आगे आता है। महत्व मूर्ति के रंग, रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है! मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा, दुर्दमनीय जिसका दमन करना कठिन हो, तो पान वाले से पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है? यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? पान वाले के मुंह में पान ठुसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। तोंद थिरकना माने पेट का हिलना। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि महत्व जो था वो मूर्ति के रंग, रूप, कद का नहीं था। मूर्ति जैसी बन गई वह तो बन गई। महत्व इस बात का था कि लोगों के अंदर देशभक्ति थी। देशभक्ति आज के समय में मजाक का विषय बन गई है। हालदार साहब ने जब यह देखा कि पहली बात तो कस्बे के चौराहे पर मूर्ति लगाई गई और उसका संगमरमर का चश्मा टूट जाने के बाद या उपलब्ध न होने के बाद जिस तरह से रोजाना असली का चश्मा उस मूर्ति को पहनाया जाता था, उनके कौतुक का विषय वह चश्मा था। हालदार साहब को हर बार यह लगा कि वह कौन व्यक्ति है जो इस तरह से मूर्ति को असली का चश्मा पहनाता है। कभी मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा होता है, कभी गोल फ्रेम वाला गोल चश्मा होता है, तार के फ्रेम वाला। तो इस तरह से मूर्ति कपड़े भले ही ना बदल सकती हो, लेकिन चश्मा बदलती थी।
पास में पान वाला जो था, जिससे हवलदार साहब पान खाया करते, उससे पूछने पर पता चला कि ये सब कुछ कैप्टन चश्मे वाला है कोई, वह करता है। क्या करता है? हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। अब हवलदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई वाह, वाह भाई खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? अब कैप्टन साहब ये समझ चुके हैं, हवलदार साहब ये समझ चुके हैं कि कैप्टन नाम का कोई व्यक्ति है, चश्मे की दुकान है उसकी, और उसके पास जो चश्मे हैं उनमें से कोई एक वह नेताजी की मूर्ति पर लगा देता है। उसे नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं लगती। ये उसके अंदर की जो देशभक्ति की भावना है, ये उसका प्रतीक है ये बात। अब यदि उसके पास कोई ग्राहक आता है और वो वैसा फ्रेम मांगता है जैसा कैप्टन ने नेताजी को लगा दिया, तो फिर कैप्टन को नेताजी से क्षमा मांगते हुए वह फ्रेम लाकर ग्राहक को देना होता है और बदले में नेताजी को कोई दूसरा फ्रेम वह लगा देता है। इस तरह से ये काम चलता है। हवलदार साहब को यह जानकर बड़ा अच्छा लगा और इसलिए वो कहते हैं, वाह भाई खूब, क्या आइडिया है। लेकिन एक बात फिर भी उनकी समझ में नहीं आई। पान वाले से उन्होंने प्रश्न किया कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया जो संगमरमर का बना हुआ था। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूंस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी, या तोंद थिरकने से तात्पर्य है कि जो पान वाला है वो मोटा व्यक्ति है और जब वो हंसता है तो हंसने से जो हमारे शरीर में कंपन होता है, अब क्योंकि वो मोटा है तो वह कंपन उसकी तोंद में दिखाई देता है। तो तोंद थिरकने से तात्पर्य उसके जो मोटा पेट है जो वह उसके हिलने से है। कत्थे की डंडी फेंक। कत्था आप जानते हैं, पान का पत्ता जो होता है, जब पान बनाते हैं तो उस पर एक लाल से रंग का पदार्थ लगाया जाता है, उसे कत्था कहते हैं। कत्थे की डंडी फेंक। पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी। मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गए। मास्टर मोतीलाल ने जो यह मूर्ति बनाई थी संगमरमर की, तो क्योंकि जल्दबाजी बहुत थी, नगर परिषद वाले जल्दबाजी कर रहे थे, मूर्ति वाले ने भी जल्दबाजी की और उस चक्कर में वह मूर्ति का चश्मा बनाना ही भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली कि ऐसा कैसे हो सकता है। नेताजी की मूर्तियां जहां भी देखी जाती हैं, नेताजी का चित्र जहां भी देखा जाता है, उसमें बिना चश्मे के नेताजी की कैसे हम कल्पना कर सकते हैं। नेताजी की मूर्ति बनाई जाए और उस पर चश्मा ना लगाया जाए, उसके लिए चश्मा बनाया ही नहीं जाए, ये बात ध्यान ही नहीं आए, ये बड़ी दुखी करने वाली बात है। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा था, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा।
बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा। या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ। हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? इस गद्यांश में यह दिखाया गया है कि जो हवलदार साहब हैं वो भावुक व्यक्ति हैं। छोटी छोटी चीज़ें उन्हें बड़ा प्रभावित करती हैं, जैसे मूर्ति पर असली का चश्मा उन्हें प्रभावित करता है। बाद में जब उन्हें यह पता लगा कि मोतीलाल मास्टर वह चश्मा बना ही नहीं पाया, इससे भी उन्हें दुख हुआ कि नेताजी की हम कल्पना भी कैसे कर सकते हैं बिना चश्मे के। अगली बात यह कि जो मास्टर मोतीलाल है वो चश्मा नहीं बना पाए तो उसके पीछे कारण क्या है, तो हवलदार साहब अंदाजा लगाते हैं। 2-3 कारण उन्हें दिखाई देते हैं कि एक तो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने की बात थी, तो जल्दी बहुत ज़्यादा थी। पारदर्शी चश्मा कांच वाला कैसे बनाया जाए, मोतीलाल यह तय नहीं कर पाए होंगे, या उन्होंने कोशिश की होगी और असफल हो गए होंगे, या कुछ और बारीकी करने के चक्कर में कि और बहुत बढ़िया बनाए चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। तो ये कई कारण हैं यदि प्रश्न ये आ जाए कि मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं था, तो ये अंदाजा हवलदार साहब लगाते हैं। अब वो पान वाले से एक प्रश्न और करते हैं कि जिसे तुम कैप्टन कह रहे हो, क्या वह नेताजी का कोई साथी रहा है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? तो ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। हवलदार साहब यह जानना चाहते हैं कि जो कैप्टन इस तरह की देशभक्ति दिखाता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि नेताजी के प्रति उनका विशेष लगाव रहा हो, नेताजी के साथ वह आज़ाद हिंद फौज के सिपाही के रूप में उन्होंने काम किया हो, नेताजी के साथ ही रहे हों, इस वजह से यह लगाव उनमें दिख रहा है। पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए, अवाक, बिना बोले चुप। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं। फेरी लगाता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। इस गद्यांश में यह पता लगता है कि पान वाले के मन में कैप्टन के प्रति कोई विशेष लगाव नहीं था। उसका यह रोज रोज चश्मा बदलना उसके मन में
कैप्टन के प्रति कोई सम्मान पैदा नहीं कर रहा था। वह उसे पागल समझा करता था, मूर्ति पर अपना असली का चश्मा लगाने वाला पागल। वह मजाक भी करता है हवलदार साहब से कि फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। यह व्यंग्य से कही गई बात है। हवलदार साहब को यह बात अच्छी भी नहीं लगती। जब वह कैप्टन को देखते हैं तो पता लगता है, प्रश्न ये आए कि कैप्टन का चरित्र चित्रण करो, तो आप कह सकते हैं मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी है, आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में छोटी सी छोटी संदूक है और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे। तो हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए। कैप्टन के नाम से तो ये लगता था कि ये कोई फौजी आदमी है, लेकिन ऐसा नहीं था। और जैसा वो सोच रहे थे कि उसकी कोई चश्मे की दुकान होगी, ऐसा भी नहीं था। वह बहुत गरीब आदमी था, फेरी लगाता था, जगह जगह घूमकर चश्मे बेचने का काम करता था। लेकिन नेताजी और हमारे देश के अन्य शहीदों के प्रति उसके मन में जो देशभक्ति की भावना थी, हवलदार साहब के लिए वह महत्वपूर्ण बात थी। हवलदार साहब वहां से चले गए, काम था। 2 साल तक ऐसे ही आते रहे, गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति पर बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए। धूल भरी यात्रा होती थी, काफ़ी लंबा समय था यात्रा का, लेकिन जब जब कस्बे से गुजरना होता तो एक जिज्ञासा और एक प्रसन्नता, प्रफुल्लता माने प्रसन्नता, उनको उस मूर्ति पर लगे हुए चश्मे को देखकर होती। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान वाले की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थीं। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और फिर सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए, वहां से चले गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। यह एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यहां आई है। हवलदार साहब देशभक्त व्यक्ति हैं, भावुक व्यक्ति हैं। कैप्टन की मृत्यु होने पर पान वाला जिस दुख के साथ यह बात बताता है, यह कहीं ना कहीं हवलदार साहब के दिल में यह बात कौंध जाती है। उन्हें यह लगता है कि कैप्टन मर गया तो इसका मतलब मूर्ति पर अब चश्मा लगना बंद हो गया, अब कोई चश्मा नहीं लगेगा। उस कौम का क्या होगा जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ बलिदान, होम कर देना माने बलिदान कर देने वालों पर हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दूसरों से हम उम्मीद करते हैं कि भगत सिंह पैदा हो तो इसके घर में हो। देश को आज़ाद कराने के लिए, इसकी समस्याओं को दूर करने के लिए देशभक्तों की आवश्यकता है, क्रांतिकारियों की आवश्यकता है, लेकिन वह क्रांतिकारी हमारे अपने घर में नहीं होना चाहिए, दूसरे के घर में हो। बलिदान करने वाले दूसरे के वहां हो, लाभ लेने वाले हमारे घर में हो। हम चाहे इस देश को बेचने के लिए कितने ही प्रयत्न करते रहें, लेकिन इस देश पे बलिदान होने वालों के लिए हमारे मन में कभी सच्चा प्रेम दिखाई नहीं देता। हवलदार साहब इस बात से बड़े दुखी होते हैं कि इतने बड़े कस्बे में कैप्टन के मरने के बाद कोई दूसरा आदमी ऐसा नहीं हुआ जो नेताजी की मूर्ति पर चश्मे लगाने का कार्य कर सके। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे।
कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी। हृदय स्थली माने वो जो चौराहा था वो कस्बे के दिल की तरह था और वहाँ नेताजी की प्रतिमा अवश्य ही मौजूद होगी। लेकिन सुभाष जी की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। ये जो बात है ये उस हालदार के मन स्थिति के बारे में हमें बताती है। हालदार साहब मूर्ति पर चश्मा ना लगाए जाने की वजह से बड़े दुखी हैं। उन्हें इस बात से बड़ी ठेस लगी कि कैप्टन मर गया तो क्या देशभक्ति मर गई? इस पूरे कस्बे में एक कैप्टन ही था जिसके अंदर देशभक्ति थी, जिसे नेताजी बिना चश्मे के अच्छे नहीं लगते थे, जिन्हें मूर्ति पर चश्मा ना होना हमारे शहीदों का अपमान महसूस होता था। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए, सावधान की मुद्रा में जाकर खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा कर रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आईं। यहां आकर के हमारी कहानी समाप्त होती है। कहानी अपने चरम पर पहुंचती है तब जब हालदार साहब उस चौराहे से गुजरते हैं, अनायास मूर्ति की ओर देख लेते हैं। मूर्ति पर सरकंडे का बना हुआ एक चश्मा लगा हुआ है। हालदार साहब जीप रुकवाकर और सीधे मूर्ति की ओर आते हैं और अटेंशन की मुद्रा में उस देशभक्ति की भावना को नमन करते हैं जो उस बच्चे में दिखाई देती है। जिस बच्चे को यह लगा कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा होना चाहिए, उसके पास वह योग्यता नहीं है कि वह कहीं से चश्मा लेकर के आए, खरीद के लाए और उस मूर्ति पे लगाए। उसके अंदर की देशभक्ति ने उसे इतना विचलित कर रखा है कि वह अपने हाथों से सरकंडे का एक चश्मा बनाता है और उस मूर्ति को लगा देता है। ये जो बात है ये कहानी को एक सकारात्मक दिशा देती है। कैप्टन का मरना जो देशभक्ति के मरने को संकेत करता है, वहीं एक बच्चे द्वारा मूर्ति को सरकंडे का चश्मा लगाया जाना उस देशभक्ति की भावना के अनंतता का संकेत करता है। एक बच्चे में यदि यह भावना है तो निसंदेह हमारे आगे के 50-100 सालों तक हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। एक बच्चा जब यह देख सकता है, महसूस कर सकता है कि उसके शहीदों का अपमान नहीं होना चाहिए, नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के अपमानित महसूस कर रही है और उसके लिए वह अपने हाथों से सरकंडे का चश्मा बनाकर अपनी उस देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित करता है, तो इसका मतलब है कि हमारा भविष्य अभी देशभक्ति से खाली नहीं है। ये इस कहानी का एक सकारात्मक पहलू है कि किसी भी देश के लिए उसके नागरिक जितने महत्वपूर्ण हैं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है उन नागरिकों के अंदर का राष्ट्र प्रेम। उस राष्ट्र के लिए जो बलिदान होने वाले लोग हैं, उनके लिए हमारे दिल में एक कोना सुसज्जित रहे। उस कोने में उन वीरों के लिए एक सम्मान बरकरार रहे। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। ये जब भावना रहेगी हमारे मन में तो निसंदेह हम अपने राष्ट्र के भविष्य के प्रति आशान्वित हो सकेंगे। तो प्यारे साथियों, ये कहानी का चरम यहाँ आकर के कहानी समाप्त होती है और हमने काफ़ी अच्छे से यह देख लिया, महसूस कर लिया कि कहानी किस तरह से हालदार साहब मूर्ति और मूर्ति के चश्मे से लेकर शुरू होती है, कैप्टन तक आकर के
और विकसित होती है। कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति को चश्मा लगाता है। कैप्टन की मृत्यु होने से मूर्ति को चश्मा ना लगाया जाना एक बाधा उत्पन्न करता है, देशभक्ति के अभाव की ओर संकेत करता है, लेकिन अंत में वह अपने चरमोत्कर्ष तक पहुंचती है। एक बच्चे द्वारा सरकंडे का चश्मा लगाया जाना इस कहानी का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू सामने लेकर के आता है। तो प्यारे साथियों, आज इतना ही। ये कहानी थी नेताजी का चश्मा, जिसे लिखा प्रसिद्ध कथाकार स्वयं प्रकाश जी ने। आगे फिर कोई कहानी, कोई पाठ, कोई कविता आपके लिए लेकर के आएंगे। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार।